नेटवर्क का वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सामने जो ये दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, दोनों से आप काफी अच्छी तरह से परिचित हैं। इन दोनों के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में चर्चा कर ली है। ये जो फिगर आप लोगों को दिखाने जा रहा है, फिर से एक बार बता दें कि ये आपको स्पर्म है, यानी कि हिंदी में इसको शुक्राणु कहते हैं, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये है आपका ओवम, जिसको आप लोग हिंदी में इसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, और ये है आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु। आज की जो कहानी है इन दोनों के मेटिंग की कहानी है, दोनों की मीटिंग की कहानी है, और इन दोनों की मीटिंग को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। So, fertilization is a process of meeting of male and female gamete, that means the meeting of sperm and ovum, यानी कि निषेचन, हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं निषेचन, दोनों यानी कि अंडाणु और शुक्राणु की मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो आज इसी की हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं कि निषेचन क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है, और निषेचन का रिजल्टेंट यानी कि प्रोडक्ट, निषेचन का उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आपको बताते चले कि जैसे ही दोनों का मीटिंग होता है यानी कि निषेचन होता है, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है यानी कि निषेचित करता है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है जाइगोट, जिसको हम लोग हिंदी में युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। ये दोनों गैमेट है, ह्यूमन गैमेट है, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। दोनों में ये जो केंद्रक होता है वो हैप्लॉइड फॉर्म में मौजूद रहता है, यानी कि दोनों अगुणित रूप में मौजूद रहता है। और जब दो अगुणित सेल्स का कोपुलेशन होता है, मीटिंग होता है, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है यानी कि जाइगोट, वो आपका द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। तो फिर से एक बार हम आपको बता दें कि फर्टिलाइजेशन मेल और ह्यूमन बीइंग्स में यानी कि मनुष्य में मेल और फीमेल गैमेट यानी कि अंडाणु और शुक्राणु के मीटिंग के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप बनने वाला जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। पहली बात, एक चीज यहां पे आप लोग जानें। अब हम बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले छोटी सी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने की है, लेकिन फिर से हम आपको बता दें कि ये आपका एक शुक्राणु है, स्पर्म है, जिसमें आप तीन रीजन आप देख सकते हैं। इसको हेड बोलते हैं, नेक बोलते हैं, और इसको टेल रीजन बोलते हैं। हेड में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। इसको हम आपको बताएंगे कि एक्रोसोम का काम क्या होता है। यहाँ पे एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। उसके नीचे का जो ये रीजन है, ये यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने आपको बता दी कि इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि अगर हम लोग मनुष्य की चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नॉट पेयर, सिर्फ 23, सिर्फ 23, पेयर में नहीं होगा, जोड़ा में नहीं होगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। ओके, यहां से हम लोग जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक रीजन हमको मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल पीस। क्या कहते हैं? मिडिल पीस। इस मिडिल पीस में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका, अभी बात करेंगे इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब होता है, क्यों होता है। और यहाँ पे जो आप ये देख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेल, जो बेसिकली सेंट्रियोल से विकसित होता है। ओके, यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताते चले कि ये जो सेंट्रियोल होता है, अगर इसको हम सेक्शन काट के देखें, इसका सेक्शन अगर काट के देखें, तो चूंकि ये लेडर से सॉरी
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट रहते हैं। ओके, तो ऐसे डबलेट अरेंजमेंट और बीच में ऐसा कुछ एक अरेंजमेंट रहता है। तो ये जो संरचना होती है इसकी संख्या होती है 9 और बीच में ये 2 होते हैं, यानी कि 9+2। ओके, तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ये टेल होता है उसका उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, तो आप बताएंगे 9+2। ओके, ये जो अभी बात करेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या महत्व होता है, क्यों ये मौजूद होता है। आगे अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं आपके और अंडाणु की, ओवम की। तो अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग प्रजातियों में ओवम का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें जो आप मेम्ब्रेन्स देख रहे हैं वो अलग अलग स्पीशीज में आप जाइएगा तो वहां पे ये अलग अलग फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पे कुछ अलग मेम्ब्रेन मौजूद है, दूसरे स्पीशीज में जाइएगा तो कुछ अलग मेम्ब्रेन वहां पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे बाहरी एक स्ट्रक्चर होता है जो आप राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं, जो अभी वर्तमान में आप इस नाम से काफी ज्यादा परिचित है, नाम इसका होता है कोरोना रेडियाटा। और कोरोना से तो आप अभी किस तरह से परिचित है ये बताना बहुत कम होगा, क्योंकि कोरोना से आप कहेंगे अब पूरा जो वर्ल्ड वाइड नाम परिचित हो गया अभी फिलहाल। तो इसलिए अभी फिर से हम आपको बता दें कि इस जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा, इट्स नॉट अ वायरस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। ओके, उसके नीचे जो ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आप थिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मोटा वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। ये वाला जो ब्लैकिश थिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। आपको बता दें कि ये जोना पेलुसिडा जो है सारे स्पीशीज में पाया नहीं जाता है, लेकिन ह्यूमंस में के एग में ये जोना पेलुसिडा देखा जाता है। ओके, उसके नीचे जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं रेड कलर का, आप स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं वाइटिलिन मेम्ब्रेन। वाइटिलिन मेम्ब्रेन। और इसके नीचे भी एक कुछ कॉर्टिकल सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अभी बात करेंगे यहाँ पे जो ये वाइटिलिन मेम्ब्रेन है, या इसके नीचे ठीक नीचे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरे सेल्स में मौजूद होते हैं, पूरे स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे दिखाई नहीं गई है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा विजुअल नहीं होता है ये, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अभी बात करेंगे तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी बात करेंगे कि ये जितने भी स्ट्रक्चर है इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका ओवम का स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि ह्यूमंस में अगर बात करें तो ये जो ओवम है, ये ओवम सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में मौजूद रहता है। सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में मौजूद रहता है तब तक जब तक स्पर्म इसको टच न करे, स्पर्म इसके जोना पेलुसिडा से रिएक्शन ना कर ले, तब तक ये सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में मौजूद रहता है। यानी कि इसमें सिर्फ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होना बाकी होता है। ओके, तो जैसे ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है, टच करता है, इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन संपन्न होता है, कंप्लीट होता है और फाइनली एक हैप्लॉइड ओवम फॉर्म्ड होता है, जिससे इसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का वो जाके मीटिंग करता है और फाइनली आपको डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। हमने जब आपको oogenesis पढ़ाई थी यानी कि अंडाणु का निर्माण बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो आफ्टर यानी कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ओके, जिससे फाइनली oocyte का फॉर्मेशन होता है और वो फर्टिलाइज होकर के आपको ये जाइगोट बनाता है। ओके, तो अब यहां तक जब आप जान गए हैं तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये साइट क्या होता है फर्टिलाइजेशन का। हमने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, एक्चुअली कहाँ पे जो ह्यूमंस बॉडी होता है कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट मींस द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये फीमेल बॉडी में संपन्न होता है और फीमेल बॉडी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के
फैलोपियन ट्यूब में ये संपन्न होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। ऑलरेडी हमने आपको ये फैलोपियन ट्यूब नाम से आप परिचित हो, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, जिससे आपको हम बता सकें कि ये फैलोपियन ट्यूब होता क्या है और यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन कैसे संपन्न होता है। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम लोग बना देते हैं। ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता है कंस्ट्रिक्टेड होता है। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं फैलोपियन, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहां से आपका ओवम जो है वो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में और इंटर करता है आपके फैलोपियन ट्यूब में। ओके, अब बात आती है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये ओवम जो है यहां पे इसको हम लोग कहते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। एम्पुलरी स्टमक जंक्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, यहां पे हम आपको लिख दें एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर संपन्न होता है। एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर संपन्न होता है, यानी कि ये तभी हो सकता है जब ओवम और स्पर्म सेम टाइम पे एक ही समय पर एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर पहुंच जाए। तो हमने आपको बताया कि सेकेंड ओवम जो यहां से ओवरी से रिलीज होता है, यहां से ये आपका फीमरी इसको कैप्चर करता है और इसको लेके जाता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने आप इस पे बात की हुई है कि इसका जो ये दीवार होता है फैलोपियन ट्यूब का, वो सीलिया उस पे प्रेजेंट होता है और उस सीलिया के मूवमेंट के द्वारा ये ओवम जो है यहां तक पहुंचता है या आगे मूव करता है। कोपुलेशन के समय, यानी कि आप कह सकते हैं कि इंटरकोर्स के समय स्पर्म जो है स्त्री की वेजाइना में छोड़ा जाता है, वेजाइना में छोड़ा जाता है। अब यहां से यहां तक इसको आना होता है। अगर दोनों सेम टाइम पे यहां पे पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है और फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इन केस अगर सेम टाइम पर ये नहीं पहुंच पाते हैं, एक दूसरे से इनकी मीटिंग नहीं हो पाती है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ओके, अब बात करते हैं कि ओवम तो सीलिया के मूवमेंट के द्वारा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंच जाता है, लेकिन स्पर्म कैसे पहुंचता है? तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि हम आपको बताएंगे ये टेल का और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है आपके स्पर्म में। ओके, तो यहां पे हम आपको बता दें कि ये जो आपका 9+2 अरेंजमेंट होता है इस टेल में, इसमें एक प्रोटीन होता है डाइनिन, आगे आप लोग पढ़ेंगे ब्रॉड में, डाइनिन प्रोटीन होता है और ये डाइनिन जो होता है वो एटीपीएच रिएक्शन करता है। एटीपीएच रिएक्शन यानी कि एटीपी को तोड़ करके एनर्जी देता है इसके मूवमेंट के लिए। जो आपका ये टेल है इसके मूवमेंट के लिए ये एटीपी को तोड़ करके एनर्जी रिलीज करता है और ये टेल जो है उससे मूव करता है। बात आती है कि ये एटीपी आती कहां से है, और ये एटीपी आती है यहाँ पे जो आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और उसी एटीपी को यहाँ पे जो डाइनिन प्रोटीन होता है वो डाइनिन प्रोटीन उसी एटीपी को यूटिलाइज कर, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि तोड़ करके इस टेल को एनर्जी प्रदान करती है, जिससे ये टेल मूव करके यहां से वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक आसानी से पहुंच जाता है और जाकर के फर्टिलाइजेशन कर देता है। तो ये यहाँ पे रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक चीज हम और आपको बता दें कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इसकी संख्या लगभग 15 से 20 होती है।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ, आप कह सकते हैं कि स्पर्म की गति के लिए एटीपी प्रदान करते हैं। और उस एटीपी को आपके यहाँ जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन लगे होते हैं, सब पे दोनों पे एक प्रोटीन लगे होते हैं, तो ये एटीपी इन प्रोटीन्स के द्वारा यूटिलाइज होती है, ये इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके एनर्जी देते हैं, जिससे ये जो आपका टेल है वो मूव करता हुआ यहां तक पहुंच जाता है। ओके, जैसे यहां पर पहुंचता है फर्टिलाइजेशन, ये जो है स्पर्म जो है इसको जो है स्पर्म इसको क्या कहते हैं कि टच करता है और आपको जोना पेलुसिडा से इसका रिएक्शन होता है। जैसे इसका रिएक्शन होता है आप तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म यहां तक आता है? क्या फर्टिलाइजेशन किसी एक ही स्पर्म के द्वारा होता है? क्या एक ही स्पर्म में एबिलिटी होती है फर्टिलाइज करने की? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस यहां पे आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन का जवाब एक ही है कि जी नहीं। फर्टिलाइजेशन के लिए यहां पे बहुत सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन किसी एक ही स्पर्म के द्वारा होता है। बात आती है कि फिर बाकी सारे स्पर्म का क्या होता है? बाकी सारे स्पर्म निषेचन के समय किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से हेल्पफुल होते हैं? और तीसरी बात को तीसरा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो बाकी सारे स्पर्म को रोक देता है फर्टिलाइजेशन करने से? क्यों एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है, बाकी सारे स्पर्म क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि वो साइट पर पहुंच जाते हैं? तो हम आपको एक डाटा देने जा रहे हैं, डाटा से आपका क्लियर हो जाएगा कि जब क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, आप कह सकते हैं कि संभोग होता है स्त्री और पुरुष के बीच, तो प्रत्येक संभोग के दौरान मेल के द्वारा यानी कि पुरुष के द्वारा जो स्पर्म इजाकुलेट किया जाता है स्त्री की वेजाइना में, उस प्रत्येक इजाकुलेशन में हम आपको एक डाटा बता दें कि प्रत्येक इजाकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में इजाकुलेट किए जाते हैं स्त्री की वेजाइना में, क्वाइटस के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान आप कह सकते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजाकुलेट किए जाते हैं। लेकिन इस 200 से 300 मिलियन में से 60% स्पर्म ऐसे होते हैं जिनका शेप और साइज सही होता है मूवमेंट के लिए, वहां तक जाने के लिए शेप और साइज सही होता है, क्योंकि सारे स्पर्म एक्टिव नहीं होते हैं। सारे स्पर्म की शेप और साइज जो होती है वो सही नहीं होती है कि वो वहां तक एक्टिवली पहुंच सके और फर्टिलाइज कर सके। तो यानी कि 200 से 300 मिलियन का 60% ही जो होता है वो एक्टिव होता है, आपको स्पर्म जो होता है एक्टिव होता है, कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी कि यहां पे अगर 200 से 300 का निकाला जाए रेशियो तो कुछ आएगा आपको 162 सॉरी 122 180 मिलियन। यानी कि 200 से 300 मिलियन में से 120 to 180 मिलियन स्पर्म ऐसे होते हैं जिनका शेप और साइज जो होता है वो सही होता है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए, मूवमेंट के लिए। अब बात आती है कि फिर इसमें से अब 100 से और ये 120 to 180 मिलियन में से 40%, यानी कि इसका 40%, डाटा आप सही से ध्यान से देखिएगा, अब इसका फिर 40%, तो इसका अगर 40% आप निकालिएगा तो आपको कुछ मिलेगा, जो इसका जब आप 40% निकालिएगा तो इसका 40% जो होता है उनमें वो विगोरस मूवमेंट होता है। आप कह सकते हैं कि वो विगोरस मूवमेंट होता है जिस मूवमेंट के थ्रू वो वहां तक पहुंच जाए, उस विगोरस मूवमेंट के थ्रू वो वहां तक पहुंच जाए, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका 120 है, तो इसका आप आपको डाटा निकाल के दे दें
कि इसका आप निकालिएगा डाटा तो कुछ आएगा 48 to 72 मिलियन, यानी कि यहां पे आप कह सकते हैं कि लगभग 48 से 72 यानी कि 48 से 72 मिलियन ऑफ स्पर्म, एक्टिव स्पर्म जो है इस साइट पर पहुंचते हैं एक साथ। और इस 48 to 70 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है इस एग को फर्टिलाइज करता है, बाकी स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि इतने स्पर्म में से सिर्फ एक ही फर्टिलाइज कर पाते हैं, बाकी का क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कि बाकी स्पर्म का क्या होता है। तो जैसे ही एक स्पर्म, अब चूंकि बहुत सारे स्पर्म इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, स्पर्म इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म यहां पे आ रहे हैं, बाकी स्पर्म का क्या होता है। मान लीजिए कि यहां से कोई एक एक्टिव स्पर्म आ रहा है, कोई एक एक्टिव स्पर्म यहां से आ रहा है जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, यानी कि ये स्पर्म ऐसा स्पर्म है जो सबसे पहले जोना पेलुसिडा को टच करता है, सबसे पहले जोना पेलुसिडा लेयर को टच करता है और उसी के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम इस प्रोसेस को सबसे पहले बता दें कि यहां पे जो ये एक्रोसोम आप देख रहे हैं, इस एक्रोसोम में हमने आपको बताया था कि एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम जैसे ही स्पर्म इसको टच करता है ये एक्रोसोम फट जाता है और ये जो एंजाइम रिलीज होते हैं ये इस कोरोना रेडिएटा को तोड़ देते हैं, कोरोना रेडिएटा को तोड़ देते हैं। जैसे ही कोरोना रेडिएटा ब्रेक होता है स्पर्म आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बढ़ने के बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के अलावा इस जोना पेलुसिडा में एक रास्ता बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक रास्ता बना देते हैं। और जैसे ही रास्ता बनता है, अब इस स्पर्म को हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं। अब तो ये जो एंजाइम्स रिलीज हुआ था एक्टोजोम के द्वारा, यहाँ पे जो एंजाइम रिलीज हुआ था उसने कोरोना रेडिएटा को भी तोड़ दिया है, जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके एक रास्ता बना दिया है स्पर्म के जाने के लिए। अब स्पर्म जो आपका आएगा उसका स्पर्म का ये वाला मेम्ब्रेन, ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो इस वाइटलिन इनवेलप से, जो वाइटलिन आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं उस वाइटलिन मेम्ब्रेन इनवेलप से ये स्पर्म जो है आपका फ्यूज हो जाता है। यहाँ पे आपका जो स्पर्म है वो इस वाइटलिन मेम्ब्रेनस इनवेलप से फ्यूज हो जाता है और जैसे ही ये फ्यूज हो जाता है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रास्ता बन चुका है और इस रास्ते से आपका जो ये न्यूक्लियस है वो एंट्री कर जाता है अब इसके साइटोप्लाज्म में, एक के साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही ये रिएक्शन होता है, हमने आपको बताया था कि ये सेकेंडरी उस साइड जो है जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में रुका हुआ था, इसमें दूसरा जो फाइनल डिवीजन है वो संपन्न हो जाता है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है जो आके नष्ट हो जाती है और जो फाइनल कुटिड बनता है इस स्पर्म की जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है इसे फ्यूज कर जाता है और फाइनली रिजल्टेंट जो है वो आपका 2n जाइगोट जो है यहाँ पे बन जाता है, जो बाद में डेवलप करके एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उस स्त्री में, उस अवस्था को हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं और इस टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में। यहाँ पे ये बात आप जान गए। अब बात आती है कि बाकी जो स्पर्म आते हैं, यहाँ पे तो एक स्पर्म की बात हो गई कि वो फर्टिलाइज कर देता है, जैसे ही पहला स्पर्म जो इनवेलप को टच करता है जोना पेलुसिडा को फर्टिलाइज कर देता है, लेकिन बाकी जो स्पर्म आते हैं वो क्या करते हैं और वो फर्टिलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात हम बता दें कि बाकी जो स्पर्म यहाँ पे आते हैं उनका जो ये एक्रोसोम एंजाइम है वो फट करके कोरोना रेडिएटा, जितने भी ये कोरोना रेडिएटा है उनको ब्रेक कर देता है ताकि एम्ब्रियोजेनेसिस आसानी से हो सके, आपका जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट आसानी से हो सके। तो ये जितने भी स्पर्म है इनके जो एक्रोसोम है वो कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाते हैं ताकि आपका एम्ब्रियोजेनेसिस आसानी से हो सके, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आसानी से हो सके। अब बात आती है कि फिर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है।
तो यहां पे हमने आपको बताया कि ये जो आपका यहां पे जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो कुछ प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं और ये प्रोडक्ट जो है इनके लिए बैरियर का काम एक तरह से करते हैं और ये बैरियर जो है बाकी सारे स्पर्म को फर्टिलाइजेशन से रोक देता है और सिर्फ एक ही स्पर्म जो है फर्टिलाइज कर पाता है। ये स्पर्म जो पहला स्पर्म फर्टिलाइज करता है वो जैसे ही फर्टिलाइज करता है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के वो बैरियर बना देते हैं जिससे ये स्पर्म बाकी सारे स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज होता है कि क्या ह्यूमन का स्पर्म ह्यूमन का ओवम किसी दूसरे स्पर्म से फर्टिलाइज हो सकता है या अलग अलग प्रजाति के स्पर्म फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कर पाते हैं, उनके बीच एम्ब्रियो जो है सेक्स के बाद उनके बीच जो है जाइगोट का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब है कि दूसरे स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, उनके बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है। क्या कारण है यहाँ पे हम आपको बता दें सिंपली कि यहाँ पे जो ये स्पर्म होता है आपके ये क्वेश्चन के लिए जरूरी है। ये स्पर्म है, यहां पे होता है आपका एक प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। इस पे एक प्रोटीन होता है एंटी फर्टिलाइजिंग और ये जो एग होता है इसमें जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं एग के सरफेस पे। ये आपका एग है और इसके सरफेस पे एक प्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजिन। तो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर समान स्पीसीज है यानी कि ह्यूमन का स्पर्म है और ह्यूमन का एग है तो एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन के बीच रिएक्शन पॉजिटिव होगा, ये जाके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा और बाइंड करके फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ा देगा। लेकिन अगर अलग अलग प्रजाति के स्पर्म और एग हैं तो ये एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन के बीच रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये जो रिसेप्टर है इस एंटी फर्टिलाइजिन को रिजेक्ट कर देगा जिसके कारण ये जो स्पर्म है यहाँ पे जो आगे बढ़ चुका था वो नहीं बढ़ पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। यानी कि ये जो प्रोसीजर आगे बढ़ता है वो इस रिएक्शन के स्पेसिफिकेशन के बाद ही बढ़ता है। अगर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के बीच रिएक्शन जो पॉजिटिव होता है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, अगर निगेटिव होता है तो ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे फिर से आपको बता दें कि एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है वो स्पर्म के ऊपर मौजूद होता है, जबकि फर्टिलाइजिंग जो होता है वो एक सरफेस पे मौजूद होता है जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा सीक्रेट प्रोटीन है जो एंटी फर्टिलाइजेशन के लिए रिसेप्टर का काम करता है और इनके बीच होने वाला रिएक्शन ही स्पेसिफाई करता है दो समान स्पीसीज के बीच होने वाले रिप्रोडक्शन को। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कमिंग बोर्ड और नीट के एग्जाम के लिए। तो थैंक यू।